प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम तटस्थ वक्र और उसकी परिभाषाएं और इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसका विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया था कि तटस्थ वक्र कहते किसे हैं। तो मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं कि तटस्थ वक्र किसे कहते हैं। तटस्थ वक्र वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों, मतलब हमारे कंजप्शन में हम बहुत सारी वस्तुएं उपभोग करें और ऐसे संयोग को लें जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएं। अब यहाँ पे सरलता की दृष्टिकोण से हम ये विश्लेषण करते हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत कि हमारे पास उपभोग में केवल दो वस्तुएं हैं। दो वस्तुओं से का ऐसे विभिन्न कॉम्बिनेशन बनाए कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। यह मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि उपयोगिता विश्लेषण के दो प्रकार के दृष्टिकोण है, एक गणनावाचक दृष्टिकोण और एक क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन एल्फ्रेड मार्शल ने किया और उनकी प्रमुख ये मान्यता रही कि यद्यपि किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता हर व्यक्ति की अंदर मन की बात है, अंत विश्लेषणात्मक विषय वस्तु है, परंतु फिर भी उस वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि यानी यूटिल्स उपयोगिता को हम उसके लिए वो क्या मुद्रा देने को तैयार है उसके रूप में माप सकते हैं, यानी मुद्रा के रूप में वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को माप सकते हैं। तो इसको गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण में ये प्रमुख मान्यता है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता मुद्रा के रूप में और नहीं मापने की आवश्यकता है। हम केवल ये कर सकते हैं कि वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को एक ऑर्डर दे दें कि इससे सबसे ज़्यादा मिल रही है, इससे इससे कम मिल रही है, फिर इससे और कम मिल रही है, इससे और कम मिल रही है। इस प्रकार से इसको कहते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। ऑर्डर दे दिया जाए कम या ज़्यादा के रूप में। तो ये क्रमवाचक दृष्टिकोण है जिसको प्रमुख रूप से J.R. हिक्स और शैलुट्स्की ने अपने टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए इसको विकसित किया है। और उसका एक प्रमुख जो इंस्ट्रूमेंट है, जो विधि है, वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत, इंडिफरेंस का अर्थ होता है समान, जिससे तटस्थ हो, तो इसको तटस्थ वक्र भी कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण मैंने पिछली बार ये बताया था कि मान लीजिए कि आप दो एप्पल और 3 अमरूद का उपभोग करके और कोई संतुष्टि लेते हैं। अब कितनी लेते हैं ये हमें मापने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कोई संतुष्टि है। फिर मान लीजिए कि एक कॉम्बिनेशन फिर बदले कि साहब वो अपनी संतुष्टि को पहले जितना, जैसा अभी पहले उदाहरण में हम कह रहे थे कि पहले जितना ही बनाए रखने के लिए वह वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को बदले, यानी सेव की मात्रा को कम कर दे और अमरूद की मात्रा को बढ़ा दे, तो उतनी संतुष्टि मिले जितने की पहले जैसे मैंने पहले वाला पॉइंट ए पॉइंट था, तो पहले जितने ए पॉइंट पे मिल रही थी उतनी अगले इस वाला पॉइंट है उसमें भी पॉइंट पे संतुष्टि मिल रही है। ये जो दृष्टिकोण है जिसमें कि समान संतुष्टि जो मिल रही है उसको हम तटस्थता वक्र के माध्यम से बताते हैं। तो अब मैं एक परिभाषा इसकी सिंपली बताता हूँ। यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ है showing the combination of two commodities
दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है, दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अधिमान या तटस्थ वक्र ऐसे बिंदुओं अथवा वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, कमोडिटी बंडल्स का बिंदु पथ है जिनमें से प्रत्येक से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अंग्रेजी में देखिए बड़ा जो चॉम्स्की है उसमें डोमिनिक साल्वेचौर ने इसको बहुत सारगर्भित रूप से बताया और जिसमें उसकी परिभाषाएं भी आ रही है। उन्होंने कहा है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज ए लॉकस ऑफ पॉइंट्स और द कमोडिटी bundles among which the consumer is indifferent. Each point on an indifference curve yields the same total utility as any other point on the same indifference curve. यानी ये इसका अर्थ ये हुआ कि दो वस्तुओं के उपयोग के विभिन्न संयोगों को बताता है तटस्थ वक्र, जिनसे समान संतुष्टि उपभोक्ता को मिलती है, इसलिए वो उन विभिन्न संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है। Each point on an indifference curve yield the same total utility at any other point on that indifference curve. जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर बी पॉइंट है, जितने संतुष्टि हम यहाँ पे जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, इसमें खास बात ये है कि कितनी मिल रही है ये हम नहीं माप रहे हैं, लेकिन जो माप रहे हैं उसका हम ये ले रहे हैं कि जितनी बी पॉइंट पे मिल रही है संतुष्टि, यानी जैसे आप देखेंगे कि उधर वर्टिकल एक्स पर पेप्सी की मात्रा है और हॉरिजॉन्टल एक्स पर पिज्जा की मात्रा है। तो पेप्सी और पिज्जा का एक कॉम्बिनेशन ले लिया बी, अब इनकी अलग अलग मात्राएं हैं। फिर यदि मान लीजिए कि हम पिज्जा की मात्रा बढ़ाते हैं तो पेप्सी की मात्रा घटानी होगी, लेकिन जो ए पॉइंट बनेगा उससे जो संतुष्टि प्राप्त होगी उतनी ही बी पॉइंट से होगी। मान लीजिए कि तो इसको हम यूँ कहेंगे कि बी इक्वल टू ए सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे है। तो ये इंडिफरेंस कर्व है, यानी ए और बी सभी बिंदु एक इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता को, चाहे वो कितने भी बिंदु उसके हैं, उन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब एक अधिमान वक्र का उपयोगिता फलन को हम यूं व्यक्त कर सकते हैं कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2। Q1 एक वस्तु है, Q उसकी मात्रा है, Q2 दूसरी वस्तु है उसकी मात्रा है। तो हमारा उपयोगिता फलन में वो है उपयोगिता फलन Q1 और Q2 वस्तुओं से हमारा उपयोगिता फलन बनता है। और यहाँ पर यदि यो कहें कि U यानी यूटिलिटी के ऊपर हल्का सा जीरो पॉइंट लगाए और वो ये बताए कि ये कांस्टेंट को बता रहा है, यूटिलिटी डॉट इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2, यानी उपयोगिता फलन में ये मान के चल रहे हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व पर उपयोगिता समान मिलती है। तो इंडिफरेंस कर्व को में ये मानते हैं कि ये कंज्यूमर्स tests and equilibrium can also be shown by indifference curve। तो उपयोगिता फलन का जब हम विश्लेषण करते हैं तो प्रमुख जो विशेषताएं हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया, इसलिए ज़्यादा डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करूँगा। केवल ये बता रहा हूँ कि इंडिफरेंस कर्व कुछ मान्यताओं के ऊपर आधारित है। पहली मान्यता ये है कि ये ऑर्डिनल अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब ऑर्डिनल थ्योरी के अनुसार यूटिलिटी साइकोलॉजिकल फिनोमिना, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की स्थिति है और जिसको मापा नहीं जा सकता है। तो कंज्यूमर केवल उसको एक रैंक दे सकता है कि विभिन्न संयोगों या विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं का जब कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो किसी से ज़्यादा मिलेगी और किसी से कम मिलेगी। तो जैसे दौड़ में जो सबसे पहले पहुंच जाता है उसको फर्स्ट कहते हैं, दूसरे वाले को
सेकंड कहते हैं और तीसरे वाले को थर्ड कहते हैं। ऐसा ही हम यहाँ कहें मान लो 3 प्रकार का हमारा इंडिफरेंस कर्व है, 3 यूटिलिटी के लिए हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है। तो पहला यूटिलिटी जो मिल रही है, अब उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे पहले इंडिफरेंस कर्व पर, उनसे समान संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वो अन्यों से ज्यादा या कम मिलेगी। अब मान लीजिए ज्यादा मिलती है फर्स्ट, तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट, सबसे अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। तो सबसे ज्यादा संतुष्टि जिससे मिल रही है उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, दूसरे नंबर वाले को सेकंड रैंक दे दिया, तीसरे नंबर वाले को थर्ड रैंक दे दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूटिलिटी को एक ऑर्डर दिया जाता है कि किस चीज का उपभोग करने से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। दूसरा है कि हमारे यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि वस्तुओं का एक बंडल है और वो बंडल 2 प्रकार का है। 2 प्रकार की वस्तुओं का एक टोकरी है, पहली टोकरी है और दूसरी टोकरी है। अब इनकी मात्राओं में परिवर्तन किया जाता है। तो सरलता के दृष्टिकोण से हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 2 वस्तुएं हमारे उपभोग में है, ताकि उसको तटस्थ वक्र के माध्यम से बताया जा सके। गणितीय दृष्टि से 2 से अधिक वस्तुएं होगी, उनका भी हम बताने में सक्षम है। तीसरी मान्यता है जो आगे हम जब इसकी परिभाषाएं देखेंगे तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। यानी इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे उपभोग में जैसे जैसे किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिताएं क्रमशः घटती जाती है, और जिस वस्तु की मात्राएं कम होती जाती है उसकी जो शेष रही वस्तु है उसकी उपयोगिताएं बढ़ती जाती है। ये यहाँ पे मान्यता है। और अगली जो बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है कि कंज्यूमर रेशनल है। यानी कंज्यूमर रेशनल का अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता की आय दी हुई है, दी हुई आय से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो कंज्यूमर रेशनल है, ये मान्यता यहाँ पे ली गई है। अब उपभोक्ता की क्या प्रमुख ये तटस्थता वक्र की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ये हम यहाँ पे डिफरेंस करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको एक परिभाषा इसमें बताता हूँ। तो परिभाषा को हम समझेंगे, पढ़ेंगे एक बार तो ही सारी इसकी विशेषताएं समझ में आ जाएगी। An indifference curve shows the various combination of commodity X and commodity Y. commodity X और Y की विभिन्न मात्राओं को बताता है, which yield equal utility और satisfaction to the consumer, जिन पर मतलब एक तटस्थता वक्र पर X और Y वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के उपयोग को दर्शाता है और विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो पहला अर्थ तटस्थ वक्र का अर्थ है, जिसको तटस्थता वक्र कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे ए बिंदु पर मान लीजिए कि 50 के बराबर यूटिलिटी है तो बी पर भी 50 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि बी इक्वल टू ए है। जितनी यूटिलिटी बी पॉइंट पे मिल रही है उतनी यूटिलिटी वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का ए पॉइंट है उसमें मिल रही है। अब अगला देखिए, ये हायर इंडिफरेंस कर्व शो ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऊंचा तटस्थता वक्र। देखिए अब ऊंचा तटस्थता वक्र, इस जो ये तटस्थता वक्र IC1 है उसके दाईं तरफ होगा। अब मान लीजिए कि 2 तटस्थ वक्र, इंडिफरेंस 1 और इंडिफरेंस कर्व 2। ऊंचा तटस्थ वक्र I2 है और नीचे वाला तटस्थ वक्र I1 है। ऊंचे वाले तटस्थ वक्र I2 से प्राप्त होने वाली संतुष्टि नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में ज्यादा है। तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व शो ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड द लोअर वन less satisfaction. Thus, indifference curve show an ordinal rather than cardinal measure of utility. मतलब ये क्रमवाचक दृष्टिकोण को बताता है, न कि गणनावाचक दृष्टिकोण को बताता है। तो तटस्थ वक्र X और Y के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है। एक ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे तटस्थ वक्र की तुलना में ज्यादा संतुष्टि को बताता है। अतः इंडिफरेंस कर्व संतुष्टि का क्रमवाचक दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण नहीं है। अब तटस्थ वक्र की विशेषताओं को ले, पहला विशेष 3 बल्कि 4 हम तटस्थ वक्र की प्रमुख विशेषताएं हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। ये जो परिभाषा मैंने आपको बोली है उसी के साथ इसको हम समझ सकते हैं कि तटस्थ वक्र की प्रमुख लक्षण या विशेषताएं क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसी चैप्टर पर अगला चैप्टर निर्भर है। इंडिफरेंस कर्व पहला है,
पहली विशेषता, इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिव स्लॉप, ये ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं। पहली विशेषता, इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिव स्लॉप, तो इसको हम ये कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। दूसरी विशेषता, दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं। आपने चश्मा देखी होगी, एक दूरदृष्टि का होता है और एक निकट दृष्टि का होता है। उस चश्मा को आप उठा के तो देखेंगे तो जो पढ़ने के लिए और जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जो पास की वस्तुओं को पढ़ते हैं उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि ये हमारे रेटिना में कैसा रिफ्लेक्शन बनता है उसके आधार पर होता है। वो अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं और एक होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। दो प्रकार के इसमें कंसेप्ट है। तो दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं। ये अंदर की तरफ इनका ये झुके हुए होते हैं। जैसे आप ये इंडिफरेंस कर्व देखेंगे तो ये इसका ढाल इधर से राइट हैंड साइड से इसको देखोगे तो अंदर की तरफ ये मूल बिंदु की तरफ ये झुके हुए हैं, तो इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। और यदि उभार लिया हुआ है मूल बिंदु की तरफ, ये मूल बिंदु है और जहां पर दोनों लंबवत और क्षैतिज अक्ष दोनों एक दूसरे को का कोऑर्डिनेट होते हैं, संयोग पॉइंट है, वो 0 पॉइंट है। ये 0 पॉइंट मूल बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के प्रति ये उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। और दूसरा, यदि इस प्रकार से उभार लिया हुआ हो तो उसको कॉन्वेक्स कॉनकेव कहते हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। तीसरी विशेषता, दे डू नॉट क्रॉस, एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते ये हम आगे देखेंगे। एवरीवेयर डेंस, इसका अर्थ है दे पास थ्रू ईच पॉइंट इन कॉम्पिटिटिव स्पेस। ये हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन लोअर इंडिफरेंस कर्व। ये चार प्रमुख विशेषताएं हैं। अब चार प्रमुख विशेषताओं को मैं एक बार आपको पुनः बताता हूं। पहली विशेषता है तटस्थता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तटस्थता वक्र का ढलान आप देखेंगे बी से ए पॉइंट पे जाते हैं तो ये ऊपर बाएं से नीचे दाईं तरफ ये इसका ढाल कम होता जा रहा है। ये तटस्थता वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तटस्थता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। अधिमान वक्र बाएं से ऊपर बाएं से नीचे दाईं तरफ ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं। उपभोक्ता कुल संतुष्टि को तब, अच्छा देखिए ये हमने परिभाषा बताई थी कि बी पॉइंट पे जो संतुष्टि मिलती है वो वही ए पॉइंट पे मिलती है। यानी मान लीजिए कि वो पिज्जा की मात्रा ज्यादा बढ़ा देता है, बी पॉइंट पे कम पी जाती है और ए पॉइंट पे ज्यादा पिज्जा है, तो संतुष्टि को इक्वल बनाए रखने के लिए, मतलब जितना बी पॉइंट पे मिल रहा था उतनी ए पॉइंट पे बनाए रखने के लिए उसको पेप्सी की मात्रा कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पिज्जा की मात्रा बढ़ाने पर संतुष्टि बढ़ेगी, पिज्जा की मात्रा बढ़ाने पर टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। तो हम पेप्सी की मात्रा में इतनी कमी करें कि जितनी पिज्जा की मात्रा में वृद्धि होने पर संतुष्टि में वृद्धि हुई है उतनी कमी हो जाए, तभी तो टोटल यूटिलिटी इक्वल होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 50 है तो ए पॉइंट पे भी टोटल यूटिलिटी 50 होनी चाहिए। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा कि जब एक्स की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो वाई की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी और संतुष्टि दोनों की बराबर रह जाए। ये इसकी खास बात है। तो अधिमान वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं तरफ ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं। उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को समान बनाए रखने के लिए, या उपभोक्ता की संतुष्टि तभी समान बनी रहेगी जब x की अधिक इकाइयों के लिए y की कम इकाइयों को त्याग करें। यानी इकोनॉमिक स्केर्स गुड्स का व्यवहार कर रहे हैं, यानी हम इकोनॉमिक स्केर गुड्स का व्यवहार कर रहे हैं। उसी तटस्थता वक्र पर बने रहने के लिए हमें x की मात्रा को बढ़ाते हैं तो y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अब आपने एक शब्द देखा होगा कि जब हम x की मात्रा, यानी इस पॉइंट पे x की मात्रा ले रहे हैं, x की मात्रा बढ़ाने पर y की त्यागी जाने वाली मात्राएं कम त्यागी जाएगी x की तुलना में। इसका कारण यह है, ये अगले पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमारे उपभोग में जो हमने उपयोगिता हास्य नियम पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उपयोगिता हास्य नियम ये है कि जिस वस्तु की क्वांटिटी हमारे उपभोग में ज्यादा हो जाती है
उससे उत्तरोत्तर वस्तुओं का से प्राप्त होने वाली संतुष्टि कम होती जाएगी। यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा है, उपयोगिता हास्य नियम के तहत उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि कम हो जाएगी। जिसकी मात्रा हमारे उपभोग में कम होती जा रही है, उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिताएँ बढ़ती जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम x की मात्राओं को बढ़ा रहे हैं, तो y की त्यागी जाने वाली मात्राएँ x की मात्रा की तुलना में कम होगी। परंतु संतुष्टि 1 में जितनी प्लस हुई है, उतनी y में उतनी ही मात्रा में जितनी यूटिल्स कम हुई है, उतनी यूटिल्स वहाँ मतलब पहले में बढ़ी है तो दूसरे में कम होगी। ये खास बात है। तो पहला विशेषता है कि तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढलान युक्त होते हैं। तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढलान युक्त इसलिए होते हैं कि यदि उपभोक्ता उसके उपभोग में मान लो दो वस्तुएं हैं, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है तो वाई की मात्रा में भी उसको कमी करनी पड़ेगी। वाई की एक्स की मात्रा में वृद्धि करता है तो वाई की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। क्यों कमी करनी पड़ेगी? क्योंकि उसको टोटल यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना है उस एक इंडिफरेंस कर्व, ये एक इंडिफरेंस कर्व I1, इस इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर बनी रहनी चाहिए। दूसरी विशेषता देखें। दूसरी विशेषता है एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उत्तरोत्तर होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये यहाँ पे बताया गया कि इंडिफरेंस कर्व आर बाउड इनवर्ड। ये बाउड इनवर्ड मतलब अंदर की साइड में धसे हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है उसकी तरफ उत्तरोत्तर होते हैं। एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उत्तरोत्तर कॉन्वेक्स होता है। उत्तरोत्तर को कहते हैं कॉन्वेक्स होता है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उत्तरोत्तर होते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, इस इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व पर ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर आते हैं, तो तटस्थ वक्र का ढाल इन एब्सोल्यूट टर्म कम होता जाता है। अर्थात वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर डिमिनिशिंग हास्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि x की मात्रा बढ़ाने पर y की मात्रा में की जाने वाली कमी ऋणात्मक होती है। मतलब तो ये इसको कहते हैं कि माइनस dy dx, इसको अवकलन दृष्टि में ये प्रमेय अंतर विश्लेषणात्मक पद्धति से प्राप्त हुआ है। अंतिमान वक्रों की उत्तरोत्तर तक मतलब कॉन्वेक्सिटी का अर्थ यह है कि वह x की निर्दिष्ट अतिरिक्त इकाइयों के लिए y की उत्तरोत्तर कम इकाइयों का परित्याग करेगा। मतलब यहाँ पे ये खास बात समझें कि यदि उपभोक्ता इस A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा है, तो देखिए आप A पॉइंट पे x की, इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसमें बता रखा है कि पहला कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी, ये y वस्तु है, y वस्तु को हमने पेप्सी कहा है, y वस्तु की मात्राएं हैं इस पॉइंट पर 14, और ये जो पॉइंट है इस पे पिज्जा की मात्रा है 2, तो एक ये पॉइंट बन गया 14 और 2, तो 14 2 का एक कॉम्बिनेशन बना ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर उपभोक्ता को कोई संतुष्टि मिल रही है। अब आ जाएं कि उपभोक्ता पिज्जा ज्यादा खाना चाहता है, तो वो 2 से 3 मात्रा पे पहुंचना चाहता है। यदि वो पिज्जा की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि कर रहा है, इसको हम कहेंगे मार्जिनल चेंज इन एक्स, तो डी एक्स इसको कहेंगे। मार्जिनल चेंज इन एक्स कितना है? एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर पेप्सी की कितनी मात्राएं इकाइयां कम कर रहा है? 14 था, अब कितनी हो रही है? 8। पेप्सी की 8 मात्राएं थी, 14 मात्राएं थी, अब 8 है। 8 14 की पेप्सी की मात्रा है और 3 पेप्सी की मात्रा है। यानी एक अतिरिक्त इकाई पिज्जा की बढ़ाने पर पेप्सी की त्यागी जाने वाली मात्रा 6 है। अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि पेप्सी की मात्रा 4 हो, लेकिन पिज्जा की मात्रा उसने 6 कर दी। पेप्सी की मात्रा 6 है, वो 4 है, और पिज्जा की मात्रा 6। ये पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट जहां क्रसर मेरा है, इस बी पॉइंट बनता है। इस बी पॉइंट पर पिज्जा की मात्रा कितनी है? 6 और पेप्सी की मात्रा कितनी है? 3।
यहाँ एक संतुष्टि मिल रही है। फिर अगले पे चलो, मान लो वो ऐसा चाहता है कि उसको भूख लग रही है और पिज़्ज़ा ज़्यादा लेना चाहता है, तो पिज़्ज़ा की मात्रा 6 से 7 पे चले जाता है। तो कितनी मात्रा बढ़ाई पिज़्ज़ा की? 1, फिर मात्रा बढ़ाई। 1 मात्रा बढ़ाने पर पेप्सी की मात्रा कितनी कम की? 4 से 3 पे आ रहा है। तो ये क्या हुआ? 1 कम हुई। अब आप देखिए, यहाँ लगातार देखिए, पिज़्ज़ा की मात्रा 2 से 3 गई, 1 अतिरिक्त बढ़ाई, फिर 3 से 6 गई, कितनी मात्रा बढ़ाई? 3, फिर 6 से 7, कितनी मात्रा बढ़ाई? 1। अब यहाँ पर 2 से 3 पर 1 मात्रा बढ़ा रहा है और पेप्सी की मात्रा कितनी कर रहा है कम? 6। फिर यहाँ पे अगले देखिए, ये 3 मात्राएँ बढ़ा रहा है और इसकी त्यागी जाने वाली मात्रा 4 है। फिर ये 1 मात्रा बढ़ा रहा है और उसकी त्यागी जाने वाली मात्रा है 1। इसका मतलब ये हुआ 6, 4, 1, त्यागने की मात्रा, पेप्सी की जाने वाली मात्राएँ लगातार कम होती जा रही है और इसकी मात्राएँ आप देखेंगे कि एक-एक पे हमने कांस्टेंट रखा है। तो अर्थ ये हुआ कि x की अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने पर y की कुछ मात्रा त्यागनी पड़ेगी। कितनी मात्रा त्यागनी पड़ेगी? वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। मतलब एक अतिरिक्त इकाई x की बढ़ाने पर y की त्यागी जाने वाली मात्राएँ लगातार कम होती जाएगी। ऐसा इसलिए होता है, ये इसमें मूल बात जो छुपी हुई है, वो है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। कुल संतुष्टि को कांस्टेंट रखना, इस इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि समान मिल रही है। यानी जो ए पॉइंट पे है वही बी पॉइंट पे, मान लो इसको सी पॉइंट कह दें, वो इसको डी कह दें, तो जितनी सी पे है उतनी डी पे है। तो ये समान संतुष्टियों के बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है। तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बना? इस पॉइंट पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन समस्त पॉइंट्स को मिलाने पर एक वक्र बनता है, इसको तटस्थता वक्र कहते हैं। तो इस पे जितनी संतुष्टि है वही इस ए पॉइंट पे, वही इस सी पॉइंट पे, वही इस बी पॉइंट पे। तो समान संतुष्टियों को मिलाने वाले वक्र को तटस्थता वक्र के नाम से जाना जाता है। आज आप ये मूल रूप से बात समझ लें। और इसका ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरी बात, ये मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है, क्योंकि x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर y की त्यागी जाने वाली मात्राएं लगातार कम होती जाती है। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तीसरी विशेषता है, दो अधिमान वक्र आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। देखिए आप, ये इंडिफरेंस कर्व है। मान लीजिए एक इंडिफरेंस कर्व है I1, दूसरा इंडिफरेंस कर्व है I2, तीसरा इंडिफरेंस कर्व है I3। यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व के इस B पॉइंट या इसका A पॉइंट या इसका C पॉइंट, इसका ये D पॉइंट, इस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। इस I2 पर के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है और I3 पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। तो यहाँ पर जो दो अधिमान वक्र आपस में इसलिए नहीं काटते हैं कि ऊंचा तटस्थता वक्र, जैसे I3 सबसे अधिक संतुष्टि को बताता है, कितनी है ये नहीं बता रहे, लेकिन मान लो कि हम इस पे 100 के बराबर संतुष्टि है, तो I2 से 100 नहीं मिलेगी, 100 से कम मिलेगी, क्योंकि नीचे का कम संतुष्टि को बताता है। I1 से कम संतुष्टि मिलेगी। वो मान लीजिए कि पहले से 100 है, दूसरे से 90 है, तीसरे से 85 है। तो अब मात्रा नहीं माप रहे हैं, मात्रा मापने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अब चूंकि उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं, तो सबसे अधिक संतुष्टि कौन से को मिली, कौन से तटस्थता वक्र से मिली? I3 से। उससे कम किससे मिल रही है? I2 से। उससे कम किससे मिल रही है? I3 से। तो ऊंचे वाला तटस्थ ज्यादा संतुष्टि को बताता है, नीचे वाला कम संतुष्टि को बताता है। अब यदि ज्यादा संतुष्टि की मात्रा मान लो 100 है और इसकी मात्रा 90 है, तो 90, अब ये वक्र मान लीजिए कि इसको इस पॉइंट पे मिल जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जिस पॉइंट पर, इस दोनों पॉइंट पर एक पे 90 है और एक पे 100 है, तो इसका अर्थ हुआ कि समान संतुष्टि मिल रही है। समान संतुष्टि का अर्थ में ये बात समझनी पड़ेगी कि ऊंचे वाले से मान लीजिए 100 है, नीचे वाले से 95 है, तो 95 इक्वल टू 100 तो नहीं होता। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर किस क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा, क्रॉस करने का पॉइंट ऐसा होगा जहां पर दोनों से 95 इक्वल टू 100 होगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि 95 इक्वल टू 100 होगा, इसलिए आपस में कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है।
तो दो अधिमान वक्र आपस में काटते हैं, दो अधिमान वक्र काटते नहीं है, परस्पर प्रतिच्छेदन संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप किसी अधिमान वक्र पर कुल उपयोगिता को स्थिर रखने की मान्यता का उल्लंघन होता है। यानी एक तटस्थ वक्र पर संतुष्टि हमेशा कांस्टेंट रहती है। नीचे वाला तटस्थ वक्र की तुलना में ऊंचे वाला तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। अतः क्रम की अपेक्षा ज्यादा उपभोक्ता कम की अपेक्षा ज्यादा को वरीयता देता है। तो ये तटस्थ वक्र की प्रमुख विशेषताएं थी। और अगला हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का विश्लेषण करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।